हेलो बच्चों, आई एम हर्षिता। वेलकम टू जीव विज्ञान अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और हम इन्हें न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में बनते हैं, ठीक है, और एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो डीएनए है इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं क्योंकि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि जो डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं जिसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसके साथ ही हमने इन न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर देखी थी। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं: नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि ये आपस में कैसे अटैच रहते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में कैसे अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में मैं नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक अपलोड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। मान लो इन्हें आपस में अटैच होना है। डीएनए में तो बहुत सारे अटैच होंगे न्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसका जो 3rd कार्बन है, और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका जो OH ग्रुप है और इसका जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और शुगर का जो कार्बन है 3rd कार्बन वो फॉस्फोरिक एसिड के ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में अटैच होते जाते हैं और जैसे ही ये दोनों आपस में अटैच रहते हैं जो 2 फॉस्फेट ग्रुप है ना ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। जब भी डीएनए बनेगा, जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो वो रिलीज हो जाएंगे और ये एडेनिन मोनोफॉस्फेट के रूप में रहेगा। जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं उसमें केवल सिंगल फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। ये जो बीटा एंड गामा फॉस्फेट है ना ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था जिसे हम डीएनए मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये हो गई, एक ये हो गई, और ये दोनों स्ट्रैंड एक एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके अलोंग ऐसे ऐसे स्पाइरली कॉइल होती है। ये वाली भी इसके अलोंग कॉइल होगी और ये भी ऐसे स्पाइरली कॉइल होगी। तो ये बन गया हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एंड एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। माना यदि एक स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन है, मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन है, तो दूसरी साइड इसी के सामने ऐसा न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें थाइमिन होगा। यदि यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, ठीक है। तो एक इनमें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं नाइट्रोजन बेस, ताकि ये एक दूसरे से अटैच हो पाए। एडेनिन एंड थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं। इसके साथ ही ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ एंटी पैरेलल होती हैं। यदि ये स्ट्रैंड जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में है तो ये वाली स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में होगी। मतलब माना यदि एक स्ट्रैंड ऐसे है तो दूसरी स्ट्रैंड ऐसे होगी, इसका मुंडी ऊपर है तो इसकी मुंडी नीचे होगी, ठीक है। यदि यहाँ 5' एंड है तो इसका यहाँ 3' एंड होगा, तभी ये एक दूसरे के पास पास आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं। अच्छा, जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक्सिस के पैरेलल 360 डिग्री रोटेट कर जाती हैं, ठीक है, ये 360 डिग्री हो गया, ये ऐसा शुरू किया और ऐसा यहीं पे आके खत्म हुआ, तो इसे हम कहेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पे इस 360 डिग्री के रोटेशन में इतनी जगह में 10
न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 10 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 334 एंगस्ट्रॉम का जो एरिया है, डिस्टेंस है, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच कितनी डिस्टेंस होगी, इनके बीच डिस्टेंस होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसकी दोनों स्ट्रैंड की जो मोटाई है, जो डायामीटर है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में क्या होता है, प्यूरीन जो है वो हमेशा पिरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। क्योंकि प्यूरीन है एडिनिन और ग्वानिन और पिरिमिडीन है साइटोसिन एंड थाइमिन, तो ए हमेशा टी से बॉन्डिंग करता है और जी हमेशा सी से बॉन्डिंग करता है। इसी के कारण ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। मान लो यदि पिरिमिडीन के बीच बॉन्डिंग होती साइटोसिन और थाइमिन के बीच, तो ये दोनों सिंगल रिंग के होते हैं, तो ये स्मॉल होते हैं, तो इसकी जो डायामीटर है ना वो 20 एंगस्ट्रॉम से कम होता। और यदि प्यूरीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते, ठीक है, यहां भी प्यूरीन होता, यहां भी प्यूरीन होता, तो इसकी जो डायमीटर है वो बढ़ जाता, क्योंकि दोनों जो है ना वो 2 रिंग्स के बने होते हैं। इसी के कारण ये डायमीटर ज्यादा होता है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे डीएनए मॉलिक्यूल में। ये है हमारा चारगाफ रूल, ठीक है। इस स्ट्रैंड में जितने प्यूरिन होंगे इस स्ट्रैंड में उतने ही पिरिमिडीन होंगे, इस स्ट्रैंड में जितने प्यूरिन होंगे यहां भी उतने ही पिरिमिडीन होंगे। तो ये है हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन बेस के कारण ना यहाँ पे एक स्टेयर जैसे सीढ़ी होती है ना, उसके जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, हमने देखा कि जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो शुगर है वो इसकी बैकबोन बनाती है, जबकि जो नाइट्रोजन बेस है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। इसके कारण वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन यहाँ होगा, ग्वानिन यहाँ होगा, मतलब ये अंदर की तरफ लोकेटेड रहते हैं। क्योंकि बाहर तो न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में वाटर रहता है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए अंदर की साइड पाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये आपस में इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, जिससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके साथ ही जब डीएनए सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर दोनों जो स्ट्रैंड है वो कॉइल होती है, तो 2 टाइप्स के ग्रुप बनती है। देखिए, ये है हमारा माइनर ग्रुप, जबकि ये जो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेजर ग्रुप। ये हो गया हमारा माइनर ग्रुप, जबकि ये है मेजर ग्रुप। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।